बहाली के लिए इसने जो है नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। आइए नोटिफिकेशन की कुछ मुख्य बातों को हम समझ लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या है। ठीक है, नोटिफिकेशन में ये दिया गया है कि इसका अप्लाई डेट, ठीक है ना, इसकी अप्लाई डेट 27/10 से शुरू हो रही है, 27/10/2022 से, और ये 30/11/2022 तक अप्लाई होती रहेगी। हालांकि लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का 1 तारीख तक है। 30 तारीख तक आपको पेमेंट कर लेना है और 1 तारीख तक लास्ट आपको जो है फॉर्म को सबमिट कर देना है। ठीक, इसमें जो है आपको पता ही होगा कि इसमें BSF, ठीक है ना, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR असम राइफल्स, SSF और एक इसने नया जोड़ा है NCB। ठीक है, इन सबों की जो है इसमें वैकेंसी दी हुई है। अगर बात करें हम इनके सीटों की तो BSF में, स्पेशली BSF में 10,497 सीटें हैं। CISF में बहुत ही कम है, 100 सीटें हैं। CRPF में 8,911 सीटें हैं। SSB में 1,284 सीटें हैं। ITBP में 1,613 सीटें हैं। असम राइफल्स में 1,697 सीटें हैं। SSF में 103 सीटें हैं और NCB में जो है 164 सीटें हैं। कुल मिलाकर 24,369 सीटों की वैकेंसी इसने जारी की है। ठीक है, 1 महीने का समय है। इस टाइम के बीच में आप अपना फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट कर देंगे। तो हम आज जो है इस क्लास में किस विषय में खास चर्चा करने वाले हैं, तो वो ये है कि हम इसकी सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम आप तभी क्लियर कर पाइएगा जब आप उसकी सिलेबस को जानते हो कि इस एग्ज़ाम में मेन सिलेबस क्या है। देखिए, पढ़ना जो है वह अथाह सागर है। आपको पूरे सागर पूछेगा नहीं, पूरी सागर आपको पढ़ना नहीं है। हर एक विशेष एग्जाम की एक विशेष जो होती है अपनी क्राइटेरिया होती है, उसी के अंदर जो है प्रश्न को पूछे जाते हैं, उससे हटके प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। वो जो है अपने ऊपर केस नहीं डलवाना चाहता है कि हम सिलेबस से बाहर पूछ के और जो है इस प्रक्रिया को और लेंदी बनाएं। ठीक है ना, तो आप ये हमेशा याद रखें, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे कोई भी एकेडमिक एग्जाम हो, सबकी एक सिलेबस जो होती है निश्चित होती है, उसी के अंदर होता है। अब रही बात, आप ये भी कहेंगे कि सिलेबस तो हम पढ़ते हैं पर आता नहीं है। आता नहीं है ये अलग बात है। आप किसी भी स्टैटिक चीज़ को बार बार पढ़ के एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। उसमें जो होती है उससे करेंट को आप रिलेट कीजिए। ठीक है ना, स्टैटिक के साथ साथ आप करेंट को जब तक मिला कर नहीं चलिएगा, एग्जाम्स में आपके जो है स्कोर नहीं बनेंगे। अगर आप बना भी लेते हैं तो मेरिट में कहीं ना कहीं आप पॉइंट बाय पॉइंट से छटते जाएंगे। ठीक है ना, तो हम यहाँ विशेष चर्चा करने वाला है इसकी सिलेबस की। ठीक है ना, क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। तो हर एग्जाम की तरह इसमें भी रीजनिंग है। ठीक है ना, इसमें भी रीजनिंग दिया हुआ है। रीजनिंग 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 प्रश्नों की रीजनिंग होगी, लेकिन ये जो होगी 40 नंबर की होगी। कहने का मतलब है कि 20 प्रश्न है, एक प्रश्न 2 नंबर के हैं। इसमें भी मैथ पूछा जाएगा, हर एग्जाम्स की जगह मैथ इसमें भी है। ये भी 20 प्रश्न होंगे 40 नंबर के। ठीक है ना, इसके साथ जो है GS भी है। ठीक है, GS और करंट दोनों। ठीक है ना, आप याद रखेंगे हर एग्जाम करंट तो देना ही देना है। GS करंट मिलके 20 है, ये भी 40 नंबर के हैं। और आपसे इसमें पूछा जाएगा हिंदी, ठीक है ना, या इंग्लिश। ठीक है ना, आप हिंदी इंग्लिश में से कोई एक चुनेंगे या दोनों रहेगा, एग्जाम के पैटर्न के अनुसार ये रहेगा। ठीक है, टोटल जो है 80 प्रश्न है। टोटल जो है 80 प्रश्न है 160 नंबर के। आपको ये एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देना है, CBT एग्ज़ाम देना है, जो कि 60 मिनट का होगा। ठीक है ना, जो कि 60 मिनट होगा। 60 मिनट में आपको 80 प्रश्न को सॉल्व करना है। तो अगर विशेष रूप से देखी जाए तो लेंदी इसमें आपको यही 40 है और ये 40 तो आपको
बस आप चाहें तो 10 मिनट में भी बना सकते हैं अगर आप सही से एग्जाम्स को क्लियर करें तो। ठीक है, ये हो गया। अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें जो है 4 गलती पर 1 नंबर कटेंगे। ठीक है ना, मतलब अगर आप 4 गलत करते हैं तो आप 1 माइनस अंक में जाएंगे, साथ ही 4 तो आपके वैसे भी गलत हुए, तो 4 जो प्रश्न गलत हुए 8 नंबर तो ये जाएंगे, साथ ही साथ आपको 1 नंबर और जाएंगे। ठीक है ना, तो ये 1 नंबर नहीं बल्कि ये आपका हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में गए आप लोग। अब चलिए हम इसकी बात करते हैं कि इसका एग्जाम का जो सिलेबस है वो किस नेचर का है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है ना, सबसे पहले हम बात कर ले मैथ की। ठीक है ना, तो मैं आपसे ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो एग्ज़ाम है आपसे जो है अन्य एग्ज़ाम जैसे एसएससी रेलवे की एग्ज़ाम होती है उस लेवल की भी नहीं है कि आप इसको जो है मैथ को इतना जो है डीपली पढ़ने की आपको आवश्यकता है। ठीक है ना, आपको बस जो है इसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको नॉलेज है तो मैं जैसे बता रहा हूँ, अगर मेरी आप क्लास पूरी करेंगे, ठीक है ना, जैसे इसकी एग्ज़ाम जो है आपको जनवरी 23 में पड़ेगी। ठीक है, जनवरी 23 में एग्ज़ाम पड़ेगी, आपके पास अभी नवंबर दिसंबर 2 महीने और जनवरी में एग्ज़ाम होगी, टोटली 2 से 2.5 महीने आपके पास समय है। अगर आप पूरी क्लास कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से लगता है आपको ये 20 तो कभी 20 जो है हिंदी इंग्लिश ये आपको गलत नहीं होनी चाहिए 2 महीने की तैयारी के बाद। अगर आप रीजनिंग करते हैं तो रीजनिंग में अगर 1 का 2 का छोड़ दिया जाए तो आप कम से कम 17-18 तो सही करेंगे। ठीक है ना, 17-18 सही किए, आपका हो गया 37। ठीक है ना, मैथ मानते हैं कि आप 5 भी अगर छोड़ के आते हैं तब भी आपके पास 15 है। ठीक है ना, टोटली 52 हो गए। और इसमें से जीएस में मेरे हिसाब से जो लगता है अगर आप सही ढंग से पढ़ रहे हैं तो आपको जो है इस टाइम के अनुसार 60 मिनट के अनुसार आप जो है कम से कम तो 70 से 72 आप बनाएंगे। ठीक है ना, 70 से 72 आराम से बनाएंगे। अगर आप सही बना रहे हैं तो 65 से नीचे आप नहीं सही बना मतलब गलत नहीं कर सकते हैं अगर क्लास कर रहे हैं तब, या अच्छी से तैयारी है आपकी तो मेरे हिसाब से आप 65 से एबव ही रहिएगा। ठीक है ना, 65 से नीचे आने की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग भी एग्जाम देते हैं तो जैसे कि मेरा ही अपने बताऊं तो 60 जितने भी 60 मिनट के एग्जाम्स होते हैं तो तकरीबन 90 जो प्रश्न होते थे 90 प्रश्न, उन 90 प्रश्न में से हम लोग जो है आराम से जो होता है ना उसको जो है हम जो है 75-80 ऐसे जो है टच कर लेते हैं लोग। ठीक है, गलती होना सही होना वो तो बात की बात है, लेकिन अगर बात की जाए अगर से की तो आसानी से लोग जो है 75-80 मतलब नॉर्मली बना लेते हैं। और जो जिनकी जो पकड़ मजबूत होती है वो 90 में आराम से 80 कर लेते हैं, 82 कर लेते हैं। ठीक, तो ऐसी बात होती थी। ठीक है, चलिए हम इसको शुरू करते हैं कि मैथ में क्या पूछेगा। मैथ की बात पूछा जाए तो इसमें एक आएगा नंबर सिस्टम। ये हर हमेशा जो होता है नंबर सिस्टम, आराम से कोई बड़ी बात नहीं है नंबर सिस्टम की, क्लास में आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, होल नंबर के बारे में आपसे पूछेगा। होल नंबर जितने भी नंबर्स होते हैं ना वो सारी नंबर्स के बारे में आपको जाननी है। उसके बाद से डेसिमल एंड फ्रैक्शन। ठीक है, डेसिमल मतलब डेसिमल एंड फ्रैक्शंस के बारे में आपको जाननी है, दशमलव और भिन्न। उसके बाद से आपको इसमें है रिलेशन बिटवीन नंबर, इसी में है। ठीक है ना, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस एंड रिलेशन बिटवीन नंबर्स मतलब संख्याओं के बीच में संबंध जो है इसको जानना है। अरिथमेटिक जो है अरिथमेटिक के बारे में है, अरिथमेटिकल जो है मैथ है उसके बारे में दिखा। इसके बाद से जो है परसेंटेज आपको आएगा, हर एग्जाम में परसेंटेज आता है, ये भी आएगा, इसमें भी आएगा। उसके बाद से बात की जाए तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है ना, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके बाद से आपको एवरेज, ठीक है ना, औसत। उसके बाद से इंटरेस्ट, ब्याज। ठीक है ना, ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, हालांकि चक्रवृद्धि ब्याज की इसमें दिया नहीं है लेकिन फिर भी ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों दिया रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में रहेगा। ठीक है ना, लाभ और हानि। इसके बाद से
डिस्काउंट बट्टा वाला, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट एक ही साथ आ जाता है। इसके बाद से मेंसुरेशन, ठीक है ना, क्षेत्रमिति। उसके बाद से टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, और 13वीं नंबर पर है टाइम एंड वर्क, ठीक है ना, टाइम एंड वर्क। अगर आपसे बात की जाए कि इस तैयारी को पूरा करने में आप कितना दिन लगाओगे, मेरे हिसाब से 2 क्लास रेशियो पर पर्सन के लिए, ठीक है ना, 1 क्लास आपको काफ़ी है एवरेज के लिए, इंटरेस्ट के लिए 2 क्लास, 2 1 2, प्रॉफिट एंड लॉस जो है 2 क्लास काफ़ी है इसके लिए, डिस्काउंट जो है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में 1 क्लास ऐड आप और कर दो, मेंसुरेशन में मानते हैं थोड़ी टाइम लगेगी लेकिन इसमें भी नहीं, 2 से 3 क्लास में आप इसको सीख जाओगे, ठीक है ना। टाइम एंड डिस्टेंस 2 क्लास काफ़ी है, टाइम एंड वर्क 2 क्लास काफ़ी है, ठीक है ना। इसके लिए हो गया। परसेंटेज कुछ लंबा चैप्टर होता है और और इन सभी का समझ लो कि परसेंटेज जो है बाप होता है, इसको समझ गए, ये सब आसान हो जाएंगे। मान लेते हैं 4 क्लास में आप परसेंटेज खत्म कर लिए, अरिथमेटिक 1 से 2 दिन में खत्म हो जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन मान लो दो क्लास में हो जाएगा, होल नंबर 1 दिन में, नंबर सिस्टम 1 से 2 क्लास, आप कुल मिला लो 2 2 4 4 3 7 8 8 5 12 8 5 13 13 2 15 4 19 21 21 और 5 26, टोटली जो है 1 महीने के अंदर मैथ खत्म, ठीक है ना। 25-26 दिन की क्लास होगी, ठीक है ना। आपको कुल मिला के जो है 1 महीने के अंदर पूरी सिलेबस खत्म हो जाएगी, आप खुद भी रिवाइज कर लोगे, मेरी वीडियोस भी आप देख लोगे, ठीक है ना, ये खत्म हो जाएगा। तो समझ लो कि 1 महीने में जब मैथ खत्म हो जाएगा तो 1 महीने में आपकी रीजनिंग भी खत्म हो जाएगी, साथ ही साथ जीके जीएस करंट भी खत्म हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश तो आपको 10 दिन की वीडियोस में खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो कुल मिला के बाद जो है आप 1 महीने रेगुलर अगर आप क्लास लेते हैं तो मेरे हिसाब से आप 1 महीने में 65 नंबर लाने तक के लिए जो है आप काबिल हो जाएंगे, बशर्ते आपको जो है आपको खुद से भी मेहनत करनी होगी। ये नहीं कि वीडियोस जो है आप देख लिए सो गए, वैसे नहीं होगा। कलम, दिमाग और फिजिकल फिटनेस आपको खुद बनानी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद से अगर हम बात करें जीके जीएस की, ठीक है ना, तो मीठा नहीं कह सकता, जीके जीएस में मैं बता दे रहा हूँ, जीके जीएस इतनी कोई लिखने वाली बात नहीं है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी होता है करेंट न्यूज़, ठीक है ना, करेंट अफेयर्स, करेंट न्यूज़ एकदम जरूरी ही जरूरी है। अब बात आती है कि आप पढ़ेंगे क्या, ठीक है ना। तो आपकी एग्ज़ाम कहाँ है, जनवरी 23 में, ठीक है ना, जनवरी 23 में आपको एग्ज़ाम है। तो आप इतना याद रख लो कि दिसंबर तक आपको पढ़नी है, दिसंबर तक कोई भी एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए साल भर तक का करेंट इवेंट, करेंट न्यूज़, करेंट अफेयर्स पढ़ना आवश्यक होता है, ठीक है ना। तो आप जो है जनवरी 2022 से लेकर, ठीक है ना, दिसंबर या जनवरी, अगर फरवरी में एग्जाम होता है तो जनवरी तक देख लो, नहीं एग्जाम होता है तो दिसंबर तक देख लो, ठीक है ना। मतलब पूरे 2022 का आप जो है करेंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके साथ सिर्फ करेंट अफेयर्स जो होती हैं वो आप बुक्स की लिखी हुई नहीं देखेंगे, उसके साथ साथ कुछ ऐसी भी होती हैं जो बुक्स में नहीं होती हैं और न्यूज़ में हमेशा चलते रहता है। तो वो वाली बातें जो है न्यूज़ में हमेशा रहती हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना है, जो बुक्स के अलावा हैं, ठीक है ना। उसके साथ साथ हम भारत और भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश जैसे आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, क्या बोलते हैं उसके बाद श्रीलंका, मालदीव्स, ठीक है ना। तो ये सारे जो पड़ोसी देश हैं, ठीक है ना, इन सभी देशों के बारे में भी जानना है। अब इन पड़ोसी देशों के साथ आप ये मत कहो कि इसकी स्थापना कैसे कैसे, ये नहीं, ठीक है ना। इनके देखो मेरे एग्जाम्स में क्या होते थे, इनके बारे में क्या आती थी, इनकी रैंकिंग, सबसे बड़ी चीज़ इनके जो है अगल बगल के जो भी देश हैं पड़ोसी देश, इनकी रैंकिंग देखो, किस जो है रैंक में इनका स्थान क्या है, ठीक है ना, किस क्षेत्र में कौन सी इनकी स्थान है, इस पे फोकस करो। इनके खेल परिदृश्य को देखो, अगल बगल के जो खेल परिदृश्य हैं, देखो कि इनके साथ कौन सी सारी समझौते हुई हैं,
भारत देश ने इनके साथ कौन से समझौते किए हैं और इसमें उस समझौते में विशेष क्या था, ठीक है ना। ये सारी देखो, इनके अगल बगल की जो है कला संस्कृति और जनजातियों को देखो, कला और संस्कृति जो भी है इनकी ये सारी देखो, तो मुख्य रूप से यही रहती है। इनके इतिहास के बारे में ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, लेकिन इनकी कला संस्कृति, ठीक है ना, इनके जो खेल वगैरह हैं, इनकी रैंकिंग है, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। इनके साथ कौन से समझौते हुए, कौन से सारे युद्ध अभ्यास हुए, ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। दूसरी बात है स्पोर्ट्स में अभी काफ़ी जो है इसमें मैचेस वगैरह हुई है, तो मैच वगैरह देख लो। क्रिकेट के साथ साथ आप और भी प्रकार के खेल हैं, ठीक है ना, उन सभी को देख लो। हॉकी होगा, बैडमिंटन होगा, ठीक है ना। उसके बाद से टेनिस है, टेनिस के कई सारे खिताब होते हैं, 4-5 खिताब होते हैं, वो सारे देख लो, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ और भी जो जैसे कि अमेरिकन ओलंपिक्स है, क्या बोलते हैं, ओलंपिक्स जो है, ठीक है ना, उन ओलंपिक्स को भी आप देखेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ जो है आप हिस्ट्री एंड कल्चर पढ़ेंगे, ठीक है। हिस्ट्री आप पढ़ने के लिए, हिस्ट्री जो है स्टैटिक जीके होती है, तो स्टैटिक जीके के लिए आप लूसेंट काफ़ी है। मेरे क्लास के अलावा आप लूसेंट एकदम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लूसेंट को छोड़ना नहीं है। लूसेंट जो छोड़ देगा समझ लो कि उसका एग्जाम्स में कुछ नंबर छूट जाएंगे, ठीक है ना। लूसेंट नहीं छोड़ना है, क्लास भी देखो और लूसेंट भी पढ़ो। और कल्चर, स्पेशली जो है कल्चर, जो ये है सभ्यता संस्कृति जो हमारी है, तो कल्चर के लिए मैं आपको वीडियोस दूंगा। और कल्चर जो है आपको सिर्फ लूसेंट से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। जो कल्चर चैप्टर है ये सिर्फ लूसेंट से नहीं काम चलेगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप लूसेंट उठा के देख लेना, ठीक है ना, और एग्जाम में जाके आप देख लेना। कभी भी कल्चर जो होता है लूसेंट से बहुत कम आता है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। उसके साथ ज्योग्राफी, इसको भी आप क्लास भी पढ़ लो और उसके बाद सॉल्यूशन पढ़ो, ठीक है ना। इकोनॉमिकल सीन, जो इकोनॉमिक्स होती है, इकोनॉमिक्स को आप किताब भी पढ़ो, ठीक है ना, क्लास भी देखो, और इसको करेंट अफेयर्स से इंटीग्रेट करके ही पढ़ना। जो करेंट अफेयर्स में दिए रहेंगे इकोनॉमिक्स का जो पार्ट रहेगा, उसको आप जो है अपनी स्टैटिक जीके के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। कभी भी आप ये गलती नहीं करेंगे कि सिर्फ लूसेंट का ही इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जो हमारी अर्थव्यवस्थाएं हैं वह हमेशा नए नए आंकड़ों पे आधारित होती हैं, ठीक है ना। हर साल नए नए आंकड़े बन के आते हैं, ठीक है ना। हर बार हर तिमाही पे क्या होता है, आंकड़े बदलते रहते हैं। 6 महीने साल भर पे आंकड़े बदलते रहते हैं। तो आप जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे उसके साथ करेंट अफेयर का इकोनॉमिक्स को जरूर मिला के पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी जो क्लास है, क्लास भी आप लेते रहेंगे। उसके बाद से जनरल पॉलिटी, ठीक है ना। पॉलिटी जो है राज्य व्यवस्था, आप इसको क्लास से भी पूरा कर सकते हैं, लूसेंट से भी पूरा कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान को आप समझेंगे क्लास से, और आप अपने बुक से भी समझ लेंगे। और यहाँ पे है साइंटिफिक रिसर्च, इसमें जो जुड़ा हुआ है वह है एक नया साइंटिफिक रिसर्च। जितने भी वैज्ञानिक खोजें हो रही हैं, ठीक है, उन खोज जो है नए वाले और जो पहले से खोजी गई हैं उनको याद रखेंगे, ठीक है। तो बेसिक यही है। और रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में पैटर्न बेस्ड है। जितने भी पैटर्न वाले रीजनिंग आते हैं, पैटर्न मतलब ये हुआ कि एक इधर से गया, एक इधर से गया, ठीक है ना, फिर ऐसे ही बदलता गया, एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया। तो ये सब पैटर्न वाली जो होती हैं, ये आप इसमें से पूछी जाएगी। एनालॉजिस के बारे में पूछी जाएगी, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस के बारे में, मतलब समानता भिन्नता के बारे में। विजुअलाइजेशन है, विजुअल मेमोरीज है, डिस्क्रिमिनेशन है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है, अरिथमेटिक रीजनिंग है, नंबर सीरीज है, नॉन वर्बल है, कोडिंग डिकोडिंग है। मतलब कुल मिला के जो है सब में से 11-12 जो है यूनिट पूछा जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मतलब पूरी खत्म करने के लिए 1 महीने की समय जो है पर्याप्त है। 1 महीने आप क्लास को देखें। और मैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ कि मैं एक स्पेशल जो है आपको मैं अपने YouTube पे स्पेशल जो है SSC GD की एक प्लेलिस्ट में बनाकर डाल दूंगा। स्पेशल जो है SSC GD की प्लेलिस्ट जो होगी उसमें, ठीक है ना, मैं जो पढ़ाऊंगा वो तो अलग है, लेकिन उसमें से जो स्पेशल SSC GD की जो आपको ये टच करेगा सिलेबस, मैं उसको उस प्लेलिस्ट पे ऐड करता जाऊंगा। आप जो है उस प्लेलिस्ट को खोल के जो भी
जो जो भी इसकी सिलेबस है आप उसको कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैं जो हूँ एसएससी जीडी की पूरी कॉन्सेप्ट और पूरी सिलेबस कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो आज से ही, ठीक है ना, मैं आज से ही आपको ये जो 4 विषय हैं, ठीक है ना, रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस और आपका इंग्लिश और हिंदी, इन चारों की प्रत्येक दिन एक एक क्लास, ठीक है ना, एक एक क्लास आपको हर सुबह उपलब्ध होगी। ठीक है, तो आप जो है डेली वीडियोस को देखें, ठीक है ना, लाइक भी करना। अगर कोई दोस्त हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, आप उसको शेयर करो, उनसे सब्सक्राइब करवाओ, उनसे भी लाइक करवाओ। ठीक है, मेरी मेहनत जो है इसी में लगेगी कि हाँ आपने वीडियोस देखा, मेरी जो मेहनत हो वो सफल होगी। ठीक है, तो बेसिक जो एसएससी जीडी की इतनी ही सारी कहानी है। बाकी आप अपने फिजिकल जो है फिटनेस को है और दौड़ जो है, इस सभी चीज़ों को आप जो है पूरा करें। बाकी जो है मेरे ऊपर छोड़े और आधी मेरे ऊपर, सब मेरे ऊपर नहीं छोड़नी है। ठीक है ना, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा, पढ़ना आप ही को है। तो 50% एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो मेरे थ्रू मिल जाएगा और 50% आपकी मेहनत से मिल जाएगा। ठीक, बाकी आप अपने फिजिकल पे ध्यान रखें। तो चलिए मिलते हैं अब आपके हर नए वीडियोज़ के साथ आपकी तैयारी के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।